गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोगों का जीएस एआरआईसी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं अरविंद गोस्वामी आप लोगों को कक्षा 10 का एनसीईआरटी लेवल का साइंस पढ़ा रहा हूं, जिसका जो लेसन है वो मैंने लिया है रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आज हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, और हालांकि ये रासायनिक समीकरण हल करने के लिए, उन्हें अच्छे से सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए हमें कुछ इसके रूल्स, कुछ इसके नियम मुझे पढ़ने होंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या चीज है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, मिश्रण का नाम सुना होगा और यौगिक का नाम सुना होगा। ठीक है, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, मिश्रण और यौगिक मैं बता दूं, जो मिश्रण होता है, ठीक है, और यौगिक, मिश्रण को मिक्सचर बोलते हैं इंग्लिश में और यौगिक को कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो सीधी सरल भाषा में समझते हैं। मिश्रण की परिभाषा जो होगी, दो या दो से अधिक वस्तुओं के समूह को मिश्रण बोलते हैं, या दो या दो से अधिक वस्तुओं के मिलावट को मिश्रण कह सकते हैं। जैसे अगर मैंने मटर की दाल ले ली, तो केवल अगर मटर की दाल है तो वो शुद्ध है, शुद्ध मटर की दाल है। अगर उसमें चने की दाल भी मैंने इंक्लूड कर दी, ठीक है, तो मटर और चने की दोनों की दाल मिक्स हो गई। अब वो शुद्ध ना तो चने की दाल रह गई और ना शुद्ध वो मटर की दाल रह गई, वो बन गया मिश्रण। ठीक है, वो एक मिक्सचर बन गया। तो ये रही बात मिश्रण की। अब हम समझ लेते हैं यौगिक क्या है। यौगिक वस्तुओं के मिश्रण को, यानी वस्तुओं के मिलावट को, वस्तुओं के समूह को, ठीक है, दो या दो से अधिक वस्तुओं के प्रकार के मिलावट के समूह को हम मिश्रण बोलते हैं। समझ में आ गया बात। यौगिक क्या है? जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाया जाता है आपस में, ठीक है, तो यौगिक बनता है, कोई कंपाउंड बनता है। ठीक है, इसको आगे समझते हैं थोड़ा सा हम बढ़िया से। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। ठीक है, सबसे पहले ये चीज देखते हैं। एक चीज आप लोगों ने देखा होगा, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण किसको किसको पता है, जरा बताए कोई। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया एक रासायनिक समीकरण हम ले लेते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से रासायनिक अभिक्रिया में होने वाली कुछ मूल चीजों की जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण क्या होगा प्रकाश संश्लेषण का? CO2 प्लस H2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस O2। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, कैसे क्या होता है, क्यों ऐसे लिखा है, सारी चीजें मैं बताऊंगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस मैं जितना कह रहा हूं, जितनी बातें बता रहा हूं, उतने पे आप फोकस करिए, उतना समझिए, क्लियरली आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो, ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये है H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, और ये है C6H12O6 प्लस O2। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड दोनों को जब मिलाते हैं,
तो यौगिक बनता है C6H12O6 प्लस O2 यानी ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस समीकरण का क्या मतलब हुआ सर जी? सही बात है, CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, इसमें हमें यह पता लग रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड को मिलाने पर ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का सूत्र है, ये ग्लूकोज का सूत्र है, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये ग्लूकोज का सूत्र है और ये ऑक्सीजन है, ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये है जल, बोल लो, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड, इन दोनों को जब मिलाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यही रासायनिक समीकरण, यही रासायनिक अभिक्रिया होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड का जब रिएक्शन होता है तो क्या निकलता, क्या होता है, क्या उत्पन्न होता है? ग्लूकोज निकलता है C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन O2 बाहर हो जाता है। ठीक है, इस पूरे प्रक्रिया में ये पूरा जो टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अभिकर्मक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अभिकर्मक, इंग्लिश में इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक, इधर के सारे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ये पूरा जो है आपका, ये जो पूरा है आपका, ये आपका है जो, ये है उत्पाद, मतलब प्रोडक्ट। ठीक, ये रिएक्टेंट। ठीक, कहने का मतलब हमने एक समीकरण लिया, रासायनिक समीकरण लिया, जिसमें अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया यही तो है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड दोनों का मिलना और ग्लूकोज का बनना। ठीक है, यही तो रासायनिक अभिक्रिया है, इसी को रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं और इसी पूरे समीकरण को रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, जिसमें जो जिन चीजों को मिलाकर उत्पाद बनता है वो अभिकर्मक यानी रिएक्टेंट कहलाता है, और जो उत्पाद हमें मिलता है, ठीक है, जो हमें उत्पाद मिलता है वो अभिकर्मक से मिलकर बना होता है। ठीक, तो इन समीकरण में हमें केवल इतना ही समझना था, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं यार, इसके आगे मन लगाकर बढ़िया से पढ़ते रहो, जोश और जुनून के साथ। बाकी जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, आप उनसे शेयर कर सकते हो, कोई डाउट हो उसे पूछ सकते हो। आप पूछोगे सर आप लाइव तो है नहीं, कैसे पूछ लें? ठीक है, तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इसे नोट कर लीजिए। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, जो ये मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, इससे कोई प्रॉब्लम हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसे आप नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए। अपने डाउट को, अपने प्रॉब्लम को या अपने किसी क्वेश्चन को, ठीक है, इस पे आप आराम से भेज दीजिए। ठीक है, आपको 4 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। रासायनिक अभिक्रिया वाले लेसन में आगे बढ़ते हैं।
अब एक चीज और बचा हुआ है इसमें जो कि हमें जानना है। आपने सुना होगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, सभी लोगों ने सुना होगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन असल में होता क्या चीज है, फिजिकल चेंजिंग और केमिकल चेंजिंग। तो जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें कोई चीज एक बार अगर किसी अवस्था में बदल गई या किसी रूप में अगर बदल गई तो उसे दोबारा वापस पहले वाले स्टेज में लाया जा सकता है, ठीक। और जो केमिकल चेंजिंग है यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें अगर कोई उत्पाद या सॉरी अगर कोई भी चीज किसी अलग स्टेज में चेंज हो रही है तो वापस वो फिर प्राइमरी स्टेज में नहीं आ सकती, मतलब प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ सकती, ठीक है, समझ लीजिए। भौतिक परिवर्तन ठीक, और ये रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। ठीक है, देखते हैं इसमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु अगर किसी दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो रही है तो वह उस अवस्था से भी बदलकर पहली अवस्था में वापस आ सकती है। कहने का मतलब एक एग्जांपल ले लो, जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना बर्फ का पिघलना, ठीक है। अब हमें आप ये बताइए कि अगर कोई बर्फ है वो पिघल रहा है, ठीक है, पिघल गया, पानी बन गया, पूरी तरह से जल बन गया, क्या उसे वापस बर्फ के अवस्था में लाया जा सकता है? जो पिघला हुआ जल आपको मिला है बिल्कुल लाया जा सकता है। आप उसे फिर फ्रीजिंग कर दोगे, दोबारा आइस में चेंज हो जाएगा, दोबारा बर्फ बन जाएगा। मतलब अगर बर्फ गला तो गलने के बाद फिर दोबारा जम भी सकता है। मतलब पहले बर्फ था, फिर लिक्विड में चेंज हुआ, फिर लिक्विड से फिर आइस में चेंज हुआ। मतलब ये दोनों क्रिया अदल बदल के हो सकती है। मतलब जो बर्फ है वो पानी में बदलने के बाद फिर बर्फ में भी बदला जा सकता है, पहली स्थिति में भी आ सकती है। तो ये भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजिंग है। रासायनिक परिवर्तन जो एक बार हो जाए क्रिया फिर दोबारा वो वापस उस स्थिति में ना आए, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कोई चीज बदल जाए फिर वापस पूर्व अवस्था में ना आ पाए, ऐसा रासायनिक परिवर्तन का परिभाषा है, ठीक है। जैसे फल का पकना, फल का पकना। अब हमें कोई बताए कि एक बार कोई फल अगर पक गया तो क्या वो दोबारा कच्चा हो सकता है? नहीं हो सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता कच्चा। कोई फल अगर पेड़ में लगा है, पहले फूल लगा, फिर थोड़ा उसमें छोटा सा फल लगा, फिर और बड़ा हुआ, पका, पकने के बाद क्या फिर वो फिर उसी स्टेज से छोटा छोटा होते फूल में चेंज हो सकता है, या छोटे से फ्रूट में चेंज हो सकता है, कच्चे फल में चेंज हो सकता है पकने के बाद? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। ऐसी अवस्था जो एक बार हो जाने के बाद दोबारा पूर्व अवस्था में वापस लौट करना है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो फल का पकना रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार भौतिक परिवर्तन के एक दो एग्जांपल की बात और करते हैं और रासायनिक परिवर्तन के लिए, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में और क्या चीज हम कर सकते हैं? भौतिक परिवर्तन में और क्या क्या ले सकते हैं आप?
बताइए। भौतिक परिवर्तन में और कोई चीज ले सकते हैं? रासायनिक परिवर्तन में एग्जाम्पल बताइए। परिभाषा मैंने आपको समझा दिया कि वो स्थिति जो एक बार हो जाने के बाद दोबारा प्रारंभिक स्थिति में ना आ पाए, ठीक है, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और जो स्थिति एक बार से दोबारा फिर प्रारंभिक स्थिति में आ जाए वो आपकी भौतिक परिवर्तन हो जाती है, यानी फिजिकल चेंजिंग हो जाती है। ठीक है, अब इसके लिए इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। मोमबत्ती का जलना एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा कि ये कौन सा परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, ठीक है, दही का जमना इत्यादि। ठीक है, 3 एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं, 2 एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं। पानी का गर्म होना, ठीक, शोषण करना। ठीक है, हालांकि कई एग्जाम्पल इसके हैं, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे अगर देखेंगे तो। हमें टॉपिक को समझने के लिए बस ये इतने एग्जाम्पल और उसका जो डिफिनीशन है एक सटीक, वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन, बर्फ पिघला है तो दोबारा बर्फ में बदल सकता है, इसलिए भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, पानी गर्म हुआ है तो वो ठंडा भी हो जाएगा, फिर गर्म हो जाएगा, फिर ठंडा हो जाएगा, मतलब गर्म हो जाने के बाद भी प्रारंभिक स्थिति में भी आ सकता है, ठंडा भी हो सकता है। ठीक है, फिजिकल चेंजिंग, भौतिक परिवर्तन। श्वसन करना, ब्रीदिंग, आप करते हैं तो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, ऑक्सीजन लेते हो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, फिर ऑक्सीजन लेते हो। दीज आर फिजिकल चेंजिंग, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, फल का पकना, एक बार पक गया तो दोबारा फिर कच्चा नहीं होगा, रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आप मोमबत्ती के जलने को भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों परिवर्तन कह सकते हो। क्यों? लेकिन सर आपने तो रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में उसे लिख रखा है। हाँ, लिख रखा है, मैं इस श्रेणी में भी लिख सकता था। इस श्रेणी में मैंने लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इस श्रेणी में लिख देता तो कोई दिक्कत नहीं था। क्यों सर, आपकी मर्जी है? नहीं, मेरी मर्जी नहीं है, ये रूल बताता है इसका। मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन है। क्योंकि जब मोमबत्ती जलती है तो मोम उसका गल जाता है और गल कर वापस फिर मोमबत्ती बन सकता है, लेकिन जो उसके अंदर का धागा जल रहा है वो जल जाने के बाद दोबारा धागे में नहीं परिवर्तित हो सकता। इसलिए ये फिजिकल चेंजिंग और केमिकल चेंजिंग दोनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल जो है दही का जमना। एक बार दही को गर्म किया और दही में अम्ल डाल दिया जमने के लिए, वो जम जाता है, फिर जमने के बाद दोबारा वापस दूध में परिवर्तित नहीं हो सकता जैसे दूध की स्टेज में पहले था, इसलिए वो रासायनिक परिवर्तन है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं इसको, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो ये होगा
क्षारीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड और अम्लीय ऑक्साइड। परेशान नहीं होना है, सब समझाता हूं आराम से, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर क्षार और अम्ल, ठीक है, क्षार क्या होता है और अम्ल क्या होता है, पहले यही जान लो, ठीक है। तो ये जो क्षार अम्ल का जो पहचान होता है, ये आपको जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाता है उसमें ये चीज पढ़ाई जाती है। क्षार अम्ल, धातु, अधातु, उपधातु, ये सारी चीजें पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ाई जाती हैं। फिलहाल मैं आपको इसका डेफिनेशन बता देता हूं, इसका परिचय दे देता हूं, आप समझ जाएंगे। क्षार का स्वाद हमेशा कड़वा होता है। क्षार चीजों का स्वाद जो होती है, जो क्षारीय चीजें होती हैं, उनका स्वाद हमेशा कड़वा होता है, और अम्ल का स्वाद जो होता है हमेशा खट्टा होता है। क्षार का जो स्वाद होता है वो हमेशा कड़वा होता है, और अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, ठीक। नहीं समझे सर, ये क्या मतलब? आपने क्षारीय ऑक्साइड लिख दिया, अम्लीय ऑक्साइड लिख दिया और बता दिया कि क्षार कड़वा होता है, अम्ल खट्टा होता है, चलिए मान लिया। लेकिन सर पहचानेंगे कैसे हम कि कौन सी, क्या क्षार है, क्या अम्लीय है, क्या कौन सी चीज एसिडिक है, कौन सी चीज बेसिक है, ये कैसे पहचान करेंगे? तो एक लाइन में लिखता हूं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए और दिमाग के जद्दोजहद में बैठा लीजिए, आप हमेशा याद रख पाएंगे। क्षार सदैव धातु से मिलकर बनता है, ठीक है। अम्ल सदैव अधातु से मिलकर बनता है। नोट कर लीजिए इसको। क्षार सदैव धातु से मिलकर बनता है, अम्ल सदैव अधातु से मिलकर बनता है, ठीक है, ये होता है। सर जी ऑक्साइड का मतलब नहीं समझा, तो ऑक्साइड जैसे मैंने H2O लिखा था, हाइड्रोजन ऑक्साइड, H2O मैंने लिखा था, ठीक है। जब ये कोई भी तत्व किसी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, सिंगल ऑक्सीजन के साथ, तो वो ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। बस इतनी सी बात। अब बात करते हैं क्षारीय ऑक्साइड, का उदाहरण, और ये हो जाएगा
क्षारीय ऑक्साइड का उदाहरण और अम्लीय ऑक्साइड का उदाहरण। मैंने आपको क्या बताया, ऑक्साइड कब होता है, जब ऑक्सीजन से क्रिया हुई रहती है तो ऑक्साइड होता है। क्षारीय, क्षार का स्वाद कड़वा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। खैर ये जनरल चीज है, ये कोई कहने की बात नहीं है कि इसका स्वाद क्या होता है, अलग बात है इसका। लेकिन क्षार ये बनता कैसे है और अम्ल बनता कैसे है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे हमें समझना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि क्षार हमेशा धातु से मिलकर बनता होता है, ठीक है, और अम्ल हमेशा अधातु से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल के लिए सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, और अम्ल में सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन ऑक्साइड, ठीक। ये चीज क्षारीय ऑक्साइड का उदाहरण सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन ऑक्साइड, ठीक है। अब ये जो Cl है और इसका जो सल्फर है, सल्फर हमेशा अधातु होता है, ठीक है, क्लोरीन अधातु है, ठीक है। फिलहाल क्लोरीन एक गैस है, लेकिन इसे यहाँ पे इस रिएक्शन के माफिक जो ClO यानी कि क्लोराइड और क्लोरीन ऑक्साइड जो बना हुआ है, ठीक है, इसके हिसाब से ये नॉन मेटल है, मतलब अधातु है, ठीक है, इसलिए ये अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा और ये क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये धातु है, सोडियम धातु है और मैग्नीशियम धातु है, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है धातु से रिएक्शन कर रहा है, धातु से रिएक्ट होकर बना है, ये भी मैग्नीशियम धातु से रिएक्ट होकर बना है, और ये अधातु से रिएक्ट होकर बना है, क्लोरीन अधातु से रिएक्ट होकर बना है। मतलब अगर अधातु से मिलकर बना है तो वो क्षार है, क्षारीय है, ठीक है। अगर अधातु से मिलकर अधातु से मिलकर अगर बना है तो वो अम्लीय है, और धातु से मिलकर अगर बना है तो वो क्षारीय है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं इसमें हम। चलिए ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया हमने सीखा, रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण में हमने ये सीखा कि अभिकर्मक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती कैसी है, उसमें क्या क्या उसके भाग हैं, क्या क्या उसमें होता है, ये सारी चीजें हमने जाना, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। हमने प्रकाश संश्लेषण का एक रासायनिक समीकरण लिया था, क्या लिया था, CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस O2, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का मिलाव होता है, योग होता है, जुड़ते हैं, ठीक है, रिएक्ट होते हैं, तब जाके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपूर्ण होती है, और उस क्रिया में क्या होता है, क्या मिलता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक। तो इसको पूरे को हम अभिकर्मक बोलते हैं, ठीक है, और इस पूरे को हम उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। बता दिया, रिएक्टेंट, कंपाउंड, सॉरी प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार नोट कर लें आप लोग। ठीक है, नंबर ए, पहला नंबर
संयोजक अपक्रिया, नंबर 2 विघटन अपक्रिया, नंबर 3 विस्थापन अपक्रिया, नंबर 4 दोहरा विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, ये 4 प्रकार के रिएक्शन आप लोग नोट कर लीजिए। संयोजक अपक्रिया, विघटन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, दोहरा विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, इन सारे रिएक्शन का, सारे अपक्रियाओं का एक एक का परिभाषा से लेकर उदाहरण तक हम एक एक करके कल डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में इसको। ठीक है, कि आज समय कम है, आज अभी आप इसे नोट कर लें बस। ठीक है, समय कम होने के नाते मैं आप लोगों से चाहूंगा कि जितना चीज आप लोगों को आज मैंने पढ़ाया उतना एक बार रिवाइज कीजिएगा, वीडियो दोबारा देखिएगा। ठीक है, चीजों को नोट कर लीजिएगा। यदि आप नोट नहीं कर रहे थे तो स्क्रीनशॉट लेकर या अपने वीडियो को पुश करके आप नोट कर लीजिएगा, सारी चीजें अच्छे से समझ लीजिएगा, एक बार फिर रिवाइज कर लीजिएगा। इसी के साथ अगली क्लास में हम मिलते हैं कल के इसी टॉपिक को लेकर, रासायनिक अपक्रिया को। ठीक है, और अगला जो हमारा टॉपिक होगा ये संयोजक अपक्रिया, विघटन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया और दोहरा विस्थापन अपक्रिया, जिनके बारे में हम डिटेल से एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। इसी के साथ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और ये जो क्लास है इसको एक बार रिवीजन कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।